नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ। आज फिर मैं एक बेहद ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम फ्रोजन शोल्डर है। शायद आप सबने डेफिनेटली ये वर्ड सुना ही होगा। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? जैसा कि नाम में ही है फ्रोजन। फ्रोजन मतलब स्टिफनेस। फ्रोजन शोल्डर एक कॉमन टर्म है। इसको साइंटिफिक टर्म में अडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अडेशन का मतलब होता है स्टिफनेस, कैप्सूल जो जॉइंट की कवरिंग होती है, और आइटिस इन्फ्लेमेशन। फ्रोजन शोल्डर में स्टिफनेस भी होता है और इन्फ्लेमेशन के कारण आपको पेन भी होता है। फ्रोजन शोल्डर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको स्टिफनेस एंड पेन दोनों की तकलीफ होती है। जनरली जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो एक हाथ में कॉमनली होता है, एक शोल्डर को अफेक्ट करता है। बट 10 to 40% केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपके दोनों शोल्डर में भी हो सकता है। एक में हुआ है तो कभी ना कभी दूसरे में भी हो जाएगा। तो बहुत मोस्ट कॉमनली अगर आप देखें तो यूनिलैटरल फ्रोजन शोल्डर कॉमन होता है। दोनों साइड होना थोड़ा रेयर है, बट 10 to 40% केसेस में वो भी देखा जाता है। अगर आप देखें तो जैसे हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट में हमको 2 जॉइंट होते हैं। बट जो अपना शोल्डर होता है, शोल्डर में अगर आप देखें तो हम लोग शोल्डर जॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मल्टीपल जॉइंट का बना होता है। अगर आप देखें ये हमारा शोल्डर का एक मॉडल है। ये जो बोन है, ये ट्रायंगुलर जो बोन है वो हमारी स्कैपुला है। ये हड्डी जो है वो हाथ की हड्डी है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये जो ट्रायंगुलर बोन है उसका जो नॉच होता है, उसकी जो कैविटी होती है उसको ग्लिनॉइड बोलते हैं। उसमें हमारा ये ह्यूमरस का जो हेड है वो बैठता है, बट वो ऐसे कम्प्लीटली अंदर नहीं बैठता है, थोड़ा बाहर की तरफ बैठता है। स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड है उसमें आपका ह्यूमरस का हेड ऐसे बैठता है, तो ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। दूसरा जॉइंट जो है हमारा, जो ये वाली जो हड्डी है वो क्लैविकल है। ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाती है। तो स्कैपुला का ये जो प्रोसेस है इसके साथ ये हड्डी बना रही है, तो इसको एक्रोमियन बोलते हैं और इसको क्लैविकल। ये एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। साथ में दोस्तों ये क्लैविकल जो है हमारे स्टर्नम के साथ भी एक जॉइंट बनाता है जिसको स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर हमारा 3 जॉइंट से बना हुआ है। जो चौथा जॉइंट है फ्रेंड्स, वो कैसा है? आपका जो स्कैपुला है, स्कैपुला आपके स्पाइन के साथ भी जॉइंट बनाता है, तो उसको स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट बोलते हैं। बट वो आप उसको सूडो जॉइंट बोल सकते हैं, एक फॉल्स जॉइंट है। आइए जानते हैं फ्रोजन शोल्डर के स्टेजेस के बारे में। जैसे हमने पिछली वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस के बारे में बात की थी, उसी तरह फ्रोजन शोल्डर के भी 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसको प्री फ्रीजिंग स्टेट बोलते हैं। प्री फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपका जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट मेनली, ये वाला जो ह्यूमरस के साथ जॉइंट बना रहा है, वो उसमें हल्का फुल्का स्पेस रिड्यूस होता है। तो आपको थोड़ा बहुत टर्मिनल रेंजेस में, एंड रेंजेस में स्टिफनेस आप फील कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें आपको दर्द होता है। जो दूसरा स्टेज है उसको फ्रीजिंग स्टेट बोलते हैं। उसमें आपको पेन भी होगा और सिग्निफिकेंट थोड़ा रिडक्शन होगा स्पेस का जॉइंट के बीच में। तीसरा जो स्टेज है जिसको हम फ्रोजन स्टेज बोलते हैं। फ्रोजन जनरली 9 to 14 मंथ्स लास्ट करता है। उसमें मोर ऑफ आप देखेंगे ना तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेन धीरे धीरे कट डाउन हो जाता है। चौथा जो स्टेज है वो आप रिकवरी स्टेज बोल सकते हैं। वो भी अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो 12 to 15 मंथ्स का होता है। उसमें धीरे धीरे आपको रिकवरी होती रहती है। पेन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, लेकिन जो आपका स्कैपुला और शोल्डर का जो एनाटॉमी है, इसका काइनेमेटिक्स है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसकी वजह से स्टिफनेस रह जाती है। आइए फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में मेनली क्या होता है? सबसे पहला और सबसे मेन कंप्लेंट लोगों का पेन होता है। तो पेन सबसे बड़ा कंप्लेंट है। दूसरा स्टिफनेस, जैसा कि मैंने बताया है कि इसका नाम एडेसिव कैप्सुलाइटिस है। तो कैप्सूल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, फाइब्रोसिस होने की वजह से थोड़ा स्टिफनेस आता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्टिफनेस बढ़ती है। आपको अगर अर्ली स्टेज में ही फ्रोजन शोल्डर डायग्नोस हुआ है तो उसको फटाफट ट्रीटमेंट लेके उसको पूरी तरह से ठीक कर लेना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर में आपको मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि जिस तरफ मुझे फ्रोजन शोल्डर है, सपोज मुझे राइट साइड में है, तो मैं राइट साइड में सो नहीं सकता। बहुत सारे लोग
कंप्लेन करते हैं कि मैं कोम्बिंग नहीं कर सकता हूँ, फेस को वॉश नहीं कर सकता हूँ, मैं कपड़े नहीं पहन सकता हूँ खुद से, टी शर्ट वगैरह नहीं पहन सकता हूँ, टॉयलेट एक्टिविटीज़ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो फ्रोजन शोल्डर के ये सारे सिम्टम्स हैं। बहुत सारे लोग नमनेस का भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे थोड़ा सुन्न हो रहा है, मेरा दर्द जो है वो यहाँ से हाथों तक आ रहा है। ये सारे सिम्टम्स फ्रोजन शोल्डर में आपको दिखते हैं। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर की वजह से आपका नेक और थोरासिक मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या फिर आप बोलो थोरासिक और नेक मोबिलिटी की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। सो वो एक तरह से इसको बेटर टर्म यूज़ कर सकते हैं, रीजनल इंटरडिपेंडेंस। अगर बात करें फ्रोजन शोल्डर की कॉजेज़ के बारे में, तो एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फ्रोजन शोल्डर कॉज करती है, तो पहला जो है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज। वो अपने आप होते रहता है, किसी को भी हो सकता है, एज के हिसाब से हो सकता है, कोई भी रीज़न से हो सकता है, जिसका हमको मतलब पता ही नहीं होता है वो क्यों हो रहा है। दूसरा जो कॉज है उसको सेकेंडरी कॉज बोलते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हो सकता है, अगर आपको थायराइड है तो आपको हो सकता है, अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है उस केसेस में भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांस रहते हैं। पुरानी कोई इंजरी है, आपने उसको ठीक नहीं कराया, या उसका ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया, तो धीरे धीरे वो टिश्यू अपने आप रैंडम हील होके एक तरह से स्टिफनेस लाता है। वो भी आपको फ्रोजन शोल्डर एक तरह से मतलब रिस्ट्रिक्शन ला सकता है। अगर आपको सर्वाइकल में कुछ इशू है उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। या फिर अगर आपका पोस्चर ख़राब है, आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग का पोस्चर है और धीरे धीरे आपका शोल्डर राउंडेड हो गया, आपका थोरैक्स का जो एक्सटेंशन है वो कम हो गया, तो भी आप हाथ को पूरी तरह से उठा नहीं पाएंगे। सो आपका थोरैसिक मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो पोस्चर है अगर ख़राब है तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। चलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। आप हिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि फ्रोजन शोल्डर आपको है या कुछ और है। आधा काम समझिए हिस्ट्री से हो जाता है, आधा आप कैप्सुलर पैटर्न देखते हैं। कैप्सुलर पैटर्न मतलब फ्रेंड्स कैसा होता है, फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले आपका जो ये वाला मूवमेंट है एक्सटर्नल रोटेशन वो आपका रिड्यूस होने लगता है। तो आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं दोनों हाथ को कि अगर ये कम हो रहा है मतलब एक अलार्मिंग साइन है कि हाँ मुझे शायद फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दूसरा, जो साइड से हम हाथ उठाते हैं वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। आइडियली जो हमारा ये रेंज है 180 डिग्री होता है, ये वाला भी 180 होता है, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 डिग्री होता है, और फिर ये वाला जो मूवमेंट है ये भी 90 डिग्रीज होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा हो। तो जो एक्सटर्नल रोटेशन है सबसे पहले ये अफेक्ट होता है, फिर आपका अबडक्शन, मतलब ये मूवमेंट को हम अबडक्शन बोलते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट होने लग जाता है, और फिर लास्ट में इंटरनल रोटेशन भी रेस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। तो ये 3 मूवमेंट्स हैं जो सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। बाद में लेटर स्टेज में आपका फ्लेक्शन भी रिड्यूस होने लग जाता है। दूसरा एक टेस्ट होता है दोस्तों, एप्ली स्क्रैच टेस्ट बोलते हैं। आप हाथ पीछे लेके जाते हैं, अगर आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है अच्छे से, जैसा आप दूसरा हाथ आपका एकदम स्मूथली जा रहा है और ये वाला अच्छे से नहीं जा रहा है, वो भी एक आप बोल सकते हो कि वो भी एक टेस्ट है जो फ्रोजन शोल्डर डायग्नोज कर सकता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड रिपोर्ट निकाल सकते हो, नॉर्मल सीबीसी चेक कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो ईएसआर वगैरह थोड़ा रेज्ड रहता है। आप उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है डायबिटिक पेशेंट का तो डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर प्रिकॉशन टैबलेट्स जो भी हम बता सकें कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो कंट्रोल में रखना है। थर्डली आप एक्सरेज करा सकते हैं। एक्सरे में भी जॉइंट स्पेस रिडक्शन आपको दिखेगा। एक तो नॉर्मल एक्सरे एपी और लैटरल व्यू निकाल सकते हैं, दूसरा आप शोल्डर को अपडक्ट करके भी निकाल सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में हम एमआरआई भी एडवाइस करते हैं कि अगर कोई ट्रॉमा की वजह से बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक जो इंजरीज होती हैं, कोई और स्ट्रक्चर डैमेज है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है, तो वो रूल आउट करने के लिए हमको एमआरआई भी कभी कभी करवाना पड़ता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसमें आप पेन किलर्स लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, एनसेड्स वगैरह लेते हैं, और बहुत सारे लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेते हैं। बहुत लोग मूगा करवाते हैं। अगर आपको स्टिफनेस है तो मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थेशिया करवाते हैं। बट पहले आपको फिजियोथेरेपी ही लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी से ही मैक्सिमम
टाइम आपका वो ठीक हो जाता है। बहुत सीवियर स्टिफनेस है, बहुत सालों से वो दिक्कत है, आपको समझिए टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर में चले गए हैं, तो आप उसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलीज़ करवा के बाद में प्रॉपर फिजियोथेरेपी से उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो खाली आपको उस पर्टिकुलर जॉइंट को ही ट्रीट नहीं करना है, आपको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी देखना है, पीछे जो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है उसको भी देखना है, आपका मिड बैक भी देखना है, आपका नेक भी देखना है, और समटाइम्स आपका लोअर बैक भी इन्वॉल्व रहता है। सो आपको जैसा कि मैंने बात किया था रीजनल इंटरडिपेंडेंस, तो आपको वो जनरलाइज पूरा एक सारे जॉइंट्स को असेस करके फिर आपको उसको ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सर्वाइकोथोरैसिक मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, आप जनरलाइज जो स्ट्रेचेस वगैरह होते हैं, जो टाइट स्ट्रक्चर्स है, बेसिकली जो पेक्टोरलिस माइनर है वो टाइट हो जाता है तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। सबस्कैप जो है वो भी टाइट होता है, आप उसको भी रिलीज़ कर सकते हैं। आप बेसिक स्ट्रेंथनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन में आप क्लिनोह्यूमरल जॉइंट मोबिलाइजेशन, मतलब आप शोल्डर जॉइंट को प्लस स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट मोबिलाइजेशन दोनों चीज़ कर सकते हैं। आप थोरैसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज सिखा सकते हैं ताकि उनका थोरैक्स अगर स्ट्रेट रहेगा तो रेंज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। आप रोटेटर का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि पहले एटलीस्ट 90 to 100 डिग्रीज तक आपका 100 डिग्री या 110 या 120 डिग्री तक रेंज आ जाए फ्लेक्शन अबडक्शन में। उसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप अर्ली स्टेज में अगर स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हैं, डे 1 में आपने देखना है सिग्निफिकेंट जॉइंट स्पेस रिडक्शन है या स्टिफनेस है, आप बोलिए उसको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, और आपने स्टार्टिंग में उसको समझिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चालू कर दी, तो मसल्स का टोन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मसल्स का टोन बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा स्टिफनेस आ जाएगी। सो पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है और बाद में आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है। जहाँ तक रही एक्सरसाइज की बात, तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जो कॉमन एक्सरसाइजेस और कॉमन के साथ बेहद ज़रूरी एक्सरसाइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, वो उससे भी आप काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। इस एक्सरसाइज को पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। आप हाथ में कुछ वेट ले लीजिए, हाफ kg 1 kg जितना टॉलरेट हो आपको। इससे क्या होगा, आपका जो वेट है जो आपका डिस्ट्रैक्ट करेगा शोल्डर को, सो शोल्डर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और आपको फ्रंट एंड बैक मूवमेंट करनी है। अगर आप एक बार ऐसे कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको, अपने आप होने दीजिए 1-2 बारी, क्योंकि इसको पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। सो आपको वो फॉर्मली ऐसे होल्ड करके आगे पीछे नहीं करना है। एक बार अगर आपने ये किया, उसके बाद 1-2 बार अपने आप होने दीजिए। ये फ्रंट बैक हो गया। फिर आप इसको साइड वेज भी कर सकते हैं, उठाइए और फिर 1-2 बार ऐसे होने दीजिए। इसको 10 बार कीजिए। फिर थर्ड वन आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाने की ट्राई कीजिए। लास्ट वन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिंगर लैडर। तो आप कुछ इस तरह से, जो आपका अफेक्टेड शोल्डर है उससे ऐसे ऐसे एक तरह से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, समझिए। आपको यहाँ तक दर्द हो रहा है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप वहाँ पर रुकिए और धीरे से फिर सपोर्ट के साथ नीचे आइए। फिर से टारगेट ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, अगर ये आपका मार्कर है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ा एक ऊपर जाना है, फिर अगली बारी और ऊपर जाना है, फिर थोड़ा थोड़ा, ऐसे एक दिन में नहीं जाना है आपको, धीरे धीरे 10-15 दिन 20 दिन धीरे धीरे आपको। इससे क्या होगी, आपकी शोल्डर की रेंज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। एक्सरसाइजेस आपको एल्बोज़ को ऐसे इस पोजीशन में रखना है और एल्बोज़ को प्रेस करना है। जब आप एल्बोज़ को प्रेस करते हैं तो आपके शोल्डर पीछे जा रहे हैं और आपका चेस्ट बाहर की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपके राइट शोल्डर में, राइट शोल्डर अफेक्टेड है, इसमें फ्रोजन शोल्डर है, तो आप इस पोजीशन में जा सकते हैं। आपका शोल्डर 90-90 पोजीशन में होना चाहिए, एल्बो 90 डिग्रीज और ये शोल्डर 90 डिग्रीज, एंड धीरे धीरे आप टर्न कीजिए। सो आपको इस एरिया में स्ट्रेच फील होगा। में आइए, आपका जो बोल्स्टर है या फिर आप जो भी रख रहे हैं, फोम रोलर या फिर लोड है या पिलोज है, सो आप इसको आपके मिड बैक के नीचे रखेंगे। नेक सपोर्टेड होना चाहिए और फिर आप इसको दोनों हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करिए, जितना आपसे होता है, जितना आप कर सकते हैं पीछे ले जाने की कोशिश करिए। रिलैक्स।
फ्रोजन शोल्डर में आपको डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ से रिलेटेड आप पहले से जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी की है एंड इवन साइटिका वाले वीडियो में भी करी है, तो आप वहाँ पर जाकर वो चेक कर सकते हैं कि क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स आप ले सकते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या नहीं करना है। सो फ्रोजन शोल्डर में अगर आप रिहैब कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सो आपको सेम साइड सोना नहीं है। जो साइड आपका अफेक्टेड है, लेफ्ट हो या राइट, उस तरफ आपको नहीं सोना है। ट्राई करना है कि आप सीधा सोएं। दूसरा, जो अफेक्टेड हैंड है उससे वजन वाली चीज़ें नहीं उठानी है। 2 किलो से 1.5 किलो से ज़्यादा वजन आपको उठाना नहीं है। दो चीज़। तीसरा, टाइम बीइंग के लिए आपको ओवरहेड एक्टिविटीज़, ऊपर वाला जो जाले मार रहे हैं या कुछ डस्टिंग कर रहे हैं, वो सब थोड़ा अवॉइड करना है। चौथा, आपको अगर आप चपाती वगैरह बना रहे हैं, सो क्या है, शोल्डर पे प्रेशर आता है, आपको पेन बढ़ जाता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। थ्रोइंग एक्टिविटीज़ जो है, थ्रोइंग एक्टिविटीज़ भी थोड़ा टाइम उसको अवॉइड करना है आपको। और आप जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन करके जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पेन है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेकर जा सकते हैं। क्योंकि क्या है, वो स्टिफनेस है, जब आप एक्सरसाइज करोगे, मोबिलाइजेशन करवाओगे, मैनिपुलेशन करवाओगे, तो पेन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, पेन बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टिश्यूज़ अडेप्टेड हैं एक पोजीशन में, टाइट हो गए हैं, तो उसको बिना ओपन करने के लिए आपको टिश्यू को स्ट्रेच करना है। तो स्ट्रेच करोगे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन आ सकती है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। एक बार जॉइंट ओपन हो जाता है पूरी तरह, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह अचीव हो जाती है, तो पेन ऑटोमेटिकली चले जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा। अगर आपको लग रहा है कि आप जो एक्सरसाइजेस घर पे कर रहे हैं वो उतनी हेल्पफुल नहीं है, अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर ही करना चाहिए। क्योंकि एक्टिव एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन जो पैसिव एक्सरसाइजेस हैं, जैसे स्ट्रेचेस हैं, रिलीज़ है, मोबिलाइजेशन है, मैनिपुलेशन है, वो आप नहीं कर सकते खुद से। तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर वो ट्रीट करा सकते हैं। अगर आप रिलीजियसली एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आप 6 to 8 वीक्स में आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है।